राम राम एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होने वाला है कि क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली जिन चीजों के बारे में बात करेंगे वो चीजें कौन कौन सी होंगी, आइए मैं आपको बता देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मैं डिस्कस करने जाऊंगा आज की क्लास में, एक तो हम लोग एरर बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, दूसरा हम लोग फिलर्स की तरफ बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो जो मॉक में लेकर के आ रहा हूं डेली आएगा, ठीक है। और एक बम्पर अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, जैसे ही 50 लोग मुझे देखना शुरू कर देंगे मैं एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए आज करूंगा। सृष्टि निगम जी, चलिए ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए बहुत सही है, अगर बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन से पहले जब तक लोग इकट्ठा हो रहे हैं तब तक मैं चाहूंगा मैं थोड़ी सी आप लोगों को वोकैब करा दूं। तब तक लोगों को कहिए कि लोग इकट्ठा हो जाएं, लोगों को तब तक आप लोग जोड़िए, तब तक मैं थोड़ी सी वोकैब करा देता हूं। देखो ये जो वर्ड क्रोना होता है ना, क्रोना, CHRON, क्रोनोस, इसका मतलब होता है टाइम। और इससे मतलब आप रूट के थ्रू जब वोकैब सीखते हो तो बहुत ही अलग इंपैक्ट पड़ता है। मतलब आप लंबे समय तक उसको याद कर पाते हो, वो चीज एवर लास्टिंग हो जाती है। जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूं, क्रोनोलॉजिकल। तो अब यहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि एएल का मतलब क्या है। एएल एक इंडियन है, सफिक्स है। एएल का मतलब होता है रिलेटेड टू, का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू। मैजिकल, रिलेटेड टू मैजिक। हिस्टोरिकल, रिलेटेड टू हिस्ट्री। जियोग्राफिकल, रिलेटेड टू जियोग्राफी। वैसे ही मैंने कहा लॉजिकल, रिलेटेड टू लॉजिक। और यहां लॉजिक का मतलब क्या है, लॉजिक का मतलब कहीं देखा बायोलॉजी। मतलब ये बात किसकी हो रही है, बात हो रही है स्टडी की। और क्रोना का मतलब क्या हो गया, क्रोना का मतलब मैंने आपको बता दिया, टाइम। द स्टडी दैट इज रिलेटेड टू टाइम इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। तो आई थिंक क्रोनोलॉजिकल आपको याद हो गया होगा। तो आपको बस क्रोनो याद रखना है। अब कितने वर्ड बन सकते हैं, पहला वर्ड देख लेते हैं, क्रॉनी क्या होता है। क्रॉनी का मतलब होता है फ्रेंड ओवर टाइम, उसको क्रॉनी कहा जाता है। क्रोनोग्राफ, ग्राफ वर्ड अगर आपने कभी देखा होगा, जरूर देखा होगा, ग्राफ वर्ड आपने देखा होगा जब आप बात करते हो, क्या कहाँ चला गया ये? हाँ, ग्राफ वर्ड आपने देखा होगा जब आप बात करते हो ऑटोग्राफ की, बायोग्राफ की। एक मिनट, जब आप बात करते हो इस तरीके से ऑटोग्राफ की, ऑटोग्राफ प्लीज। फिर जब आप बात करते हो क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। और यहीं से एक वर्ड बन जाता है क्या, कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है, कैको मतलब बैड, निगेटिव सेंस देता है। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी का मतलब क्या होता है, बैड हैंड राइटिंग, दैट इज कॉल्ड कैकोग्राफी। बात समझ पा रहे हो आप लोग। ऑटोग्राफ हो गया, और एक यहीं से वर्ड बना लो बायोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी। बायो का मतलब लाइफ होता है, वर्ड यहां से क्या बनेगा, ऑटो बायोग्राफी। तो ग्राफी का मतलब हो गया लिखना, टू राइट। बायो का मतलब हो गया लाइफ, ऑटो का मतलब खुद, अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख दिया, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। किसी दूसरे ने लिख दिया तो बायोग्राफी। तो ग्राफी का मतलब राइट हो गया। और वर्ड आ गया क्रोनोग्राफ। तो क्रोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, क्रोनोग्राफ का मतलब होता है राइटर ऑफ टाइम। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है राइटर ऑफ टाइम। ठीक है, अगले वर्ड को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रोनोमीटर। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होने वाला है, कमेंट करिए सभी लोग। हाँ उमंग। हम्म। हम्म। आइए, लाइव ले रहा हूं मैं भी। आदित्य, सूरज, राधा, सभी को समझ में आ रहा भाई। तो क्रोनोमीटर क्या होता है, मीटर वर्ड एक्चुअली आता है मेट्रॉन से, एक रूट होता है मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर करना, किसी भी चीज को मेजर करना। पैरामीटर, सारे मीटर यहीं से निकल करके आते हैं। तो क्रोनोमीटर का मतलब इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टाइम, दैट इज कॉल्ड क्रोनोमीटर। अगला वर्ड देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, साइक्रोनाइज्ड। तो ये जो वर्ड आपने देखा होगा SYN, ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी का सेंस देता है। सिनोनिम्स में भी ये वर्ड आपने देखा होगा।
तो जब दो टाइम हैपेंस एट द सेम टाइम दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं साइनोक्रोनाइज्ड। ठीक है, ये हो गया। अगला वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्रॉनिकल। क्रॉनिकल ईयर बुक होती है, पूरा घटनाक्रम होता है कि कब क्या हुआ था, इवेंट्स इन टाइम, पूरा का पूरा इवेंट लिखा होता है, घटनाक्रम लिखा होता है, उसको क्रॉनिकल कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल टाइम सीक्वेंस भी मैंने बता दिया, स्टडी रिलेटेड टू। अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है क्या, एनाकोरिज्म। एनाकोरिज्म का मतलब होता है रॉन्ग टाइम, क्योंकि जो एनार्की वर्ड यहीं से निकल के आ जाता है, जहां पे कोई रूलर नहीं होता है, तो ये सारे वर्ड आपके यहाँ से बनने तैयार हो जाते हैं। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, पर टेकिंग टू टाइम दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। जैसे क्रॉनिक डिसीज होती है जो कुछ समय के लिए होती है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड याद हो गए होंगे आपको, पीडीएफ में दे दूंगा, साथ साथ नोट बना करके कष्ट मत करिए, बस क्लास को एंजॉय करिए। अनुमेश अवस्थी, जय हिंद, शिवनंदनी, राधा, कैडेट, आदित्य गौतम, अतुल दीक्षित, सूरज, रवि सचान, बहुत अच्छा। और 20 लोग जो देख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। देखते रहिए, लगातार कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। एक वर्ड देखते हैं कल्प, और कल्प का मतलब होता है ब्लेम करना। कल्प एक वर्ड यहीं से बन करके क्या निकल के आता है, एक्सकल्पेट। ई एक्स वर्ड कहीं देखा है, ई एक्स वर्ड कहीं देखा है, ई एक्स का मतलब होता है एग्जिट में देखा होगा, बाहर निकाल देना। तो कल्प का मतलब क्या होता है, कल्प का मतलब होता है ब्लेम। उसके ऊपर जो ब्लेम लगा था उससे क्या कर दिया, उसने बाहर निकाल दिया, तो वो क्या हो गया, एक्सकल्पेट हो गया। कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है कि उसके ऊपर अपराध लगा हुआ है। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सकल्पेट और एक होता है इनकल्पेट। मैं समझाता हूं पहले आप लोगों को। एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है एक्सकल्पेट। इसका मतलब होता है किसी को अपराध मुक्त कर देना, अपराध से बाहर निकाल लिया, मतलब उसको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, अपराध मुक्त कर दिया हमने, पार्डन कर दिया उसको हमने। ठीक है, और एक होता इनकल्पेट। इनकल्पेट का मतलब होता है उसके ऊपर अभियोग लगा देना, अपराध लगा देना। ठीक है, याद हो गया। तो एक्सकल्पेट याद हो गया, इनकल्पेट याद हो गया। यहीं से एक वर्ड आता है कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी। एक वर्ड यहीं से आता है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब भी क्या होता है, अपराधी। तो सारे वर्ड आपको यहीं से क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। कल्प वर्ड, कल्प जो है इंपॉर्टेंट रूट है, सारे वर्ड वहीं से आपके बन जाएंगे। तो अब अगर आप पे आप वर्ड को देखने की कोशिश करो तो कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, देखो कल्प वाले सारे वर्ड आ रहे हैं। कल्पेबल का मतलब अपराधी, अपराधी बता दिया मैंने, एक्सकल्पेट हो गया, इनकल्पेट हो गया, कल्प्रिट बता दिया, कल्पिट। कल्पेबिटिया का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ गिल्ट। तो कल्प जहां भी देखोगे, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब इतना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि कल्प वर्ड कहीं पर भी देखोगे वो बात किसकी करेगा, कल्प वर्ड कहीं पर भी देखोगे वो रूट काम करेगा ब्लेम का, गिल्ट का या फॉल्ट का। कॉमन एरर की तरफ बढ़ते हैं। अब पूरा दम लगा करके पहले एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करें जल्दी से। चलिए भाई, क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। उन्मेष, आदित्य, सुरेंद्र, सृष्टि, सूरज, गुड, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर करिए आप सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कई सारी चीजें यहां पर सीखनी है हम लोगों को, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो भाई बताओ जल्दी से। अनमेश अवस्थी बहुत अच्छा किया, श्याम वर्मा राम राम, कैडेट बहुत अच्छा। चलिए बताइए सभी लोग जल्दी से। इसका आंसर करिए सभी लोग, फटाफट से आंसर करिए। जिसको भी लगता है कि हम कर सकते हैं वो आंसर करे भैया, आपका स्वागत है क्वेश्चन को करने के लिए, जल्दी बताइए। क्लास कैसी लग रही कमेंट करके ये भी बताइए। देखो भाई, पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द प्रॉब्लम, इसका आंसर देख लेते हैं क्या किसी का आंसर आया है।
ए पार्ट में गलती है, रेनबो शॉर्ट्स कह रहे हैं। मुझे ये मत बताइए आप सभी लोग, आप बस ये बताइए कि गलती क्या है। गलती क्या है मुझे आप लोग ये बताइए, गलती क्या हो रही है आप मुझे ये बताइए। किस पार्ट में गलती है तो आप बता सकते हो, बट गलती क्या हो रही है आपको ये बताना है। मतलब ए पार्ट अगर गलत है तो ए पार्ट में क्या गलत है, बी पार्ट गलत है तो बी पार्ट में क्या गलत है, सी पार्ट गलत है तो सी पार्ट में क्या गलत है, ये बताइए मुझे। कमेंट करिए फटाफट, देखता हूं मैं। रवि सजान कह रहे हैं क्लास शानदार है, थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। चलो भाई मैं बताता हूं गलती क्या होता है। देखो जब कभी भी सेंटेंस में हम लोग लिखते हैं, किन चीजों को लिखते हैं मैं पहले उनको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा आई सा अ बॉय विद यू, आई सा अ बॉय विद यू। तो ध्यान से देखना, आई सब्जेक्ट हो गया, सा क्या है वर्ब है, अ बॉय क्या है, आई सा हूम अ बॉय, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ये विद क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ये यू क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझने को क्या समझ में आ रहा है कि अ बॉय इस था वर्ब का ऑब्जेक्ट है और यू इस विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्या समझने को मिला कि भैया जब वर्ब के बाद रखोगे किसी नाउन या प्रोनाउन को तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब प्रीपोजिशन के बाद रखोगे किसी नाउन या प्रोनाउन को तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। 75 बार ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा। जब कभी सेंटेंस में वन ऑफ लिखा जाए, ईदर ऑफ लिखा जाए, नीदर ऑफ लिखा जाए, मोस्ट ऑफ लिखा जाए, एक्सेट्रा, एनी ऑफ लिखा जाए, कहाँ लिखे हैं हम, मैं पहले पढ़ा लेता हूँ, ये बैक होगा तो सब मिट जाएगा, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ फिर से। किन किन चीज़ों को लिखा जाए आप समझिए, जरा कंसंट्रेट करिएगा। एनी ऑफ, ईदर ऑफ, मैं डिटेल में चल रहा हूँ सभी को बता देता हूँ। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ। जब कभी इनको लिखा जाता है तो इनके साथ हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि इनके बाद जो भी हम लिखेंगे वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा। चाहे नाउन लिख लो, चाहे नाउन लिख लो, और चाहे यहाँ से प्रनाउन लिख लो, जो भी आएगा वो अपने किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। बस इतना सा दिमाग में यहाँ पर सेव कर लो, बाकी कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा अपने प्लूरल फॉर्म में आएगा। मान लो यहाँ पे हमको हिम लिखना पड़ जाए ना, एनी ऑफ हिम, तो गलत हो जाएगा, हमें हमेशा करना पड़ेगा एनी ऑफ देम। तो प्लूरल दो ही है, एनी ऑफ देम कर सकते हो, यू कर सकते हो, यू प्लूरल होता है, या अस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता प्रोनाउन में, और नाउन में आएगा तो यस या यस ले करके आएगा। एनडीए में क्वेश्चन बना था, वहां लिखा था वन ऑफ हिम, तो वन ऑफ हिम नहीं होगा, वन ऑफ दिस भी नहीं आएगा। आप सोचो कि हम वन ऑफ दिस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, वहां दीज करना पड़ेगा या दोज करना पड़ेगा। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, पेपर यहीं से बनते हैं। इनके बाद नाउन हो या प्रोनाउन सब प्लूरल आते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इनके अलावा एक बात और ध्यान रखने वाली है जो मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगी, कि इन सबका जो मीनिंग है वो सब सिंगुलर है। ये सब सिंगुलर मीनिंग को कन्वे करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ को चलो मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। अब जितने बचे ये सब सिंगुलर मीनिंग को कन्वे करते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अब इनको कुछ एग्जांपल से आइए करके देखते हैं। देखिए मैंने कहा ईदर ऑफ द बॉयज हैप्पी। ईदर की जगह चलो पहले शुरुआत वन से ही कर लेते हैं। वन ऑफ द बॉयज इज हैप्पी, तो इज क्यों लगा रहे हैं हम लोग, जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास किया जाए। हम लोग इज आखिर क्यों लगा रहे हैं, हम लोग सेंटेंस में इज क्यों लगा रहे हैं।
चलो क्लास शानदार है। जैन भैया सॉरी फॉर हैकर बिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो ध्यान से समझना, जो द बॉयज दिया गया है, द बॉयज क्या है, जल्दी कमेंट करके मुझे बताओ। जो द बॉयज दिया गया है, द बॉयज है इस आपका ऑब्जेक्ट जो कि प्लूरल फॉर्म में आया है, और वन है सब्जेक्ट, और वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका बड़ा इजी है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। तो अब यहां जब समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा कि द प्रॉब्लम नहीं होगा, द प्रॉब्लम्स होगा। और चूंकि द प्रॉब्लम्स क्या होगा, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू क्या होगा, इस विद का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वन ही सब्जेक्ट है, और वन के अकॉर्डिंग वह कौन सी आएगी, ई जाएगी। वो सही हो गया। यहां तक तो सारे पार्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर हम लोग समझते हैं दैट यू डू नॉट। अब यू के अकॉर्डिंग टू डू नॉट ही आएगा। दैट लगा के हम लोग नाउन क्लॉज बना के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको सबऑर्डिनेट कर रहे हैं। दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। अब यहां पे समझना कि 3 फ्रेजेस होती हैं। पहले सेंटेंस देखो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने लर्नर्स को डिटेल में पढ़ाएं। भले ही हमारे पास ऑडियंस लिमिटेड है, लोग क्लास को शेयर ज्यादा नहीं करते, लोग जुड़ना नहीं पसंद करते, लोगों को क्लास बोरियत लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ओरिजिनल कंटेंट आपको डिलीवर करने के लिए यहाँ पर हूँ। मुझे 23 लोग देख रहे हैं, बहुत है। अमोक राज शर्मा भैया सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं अमोक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि देखो, जब सेंटेंस में मैं कहा था, मैं क्या बताने जा रहा था, सब भूल गया। हाँ, जैसे मैंने कहा द प्रोग्राम विल स्टार्ट इन टाइम, so we should go there on time। चलो इसमें कमेंट करो सभी लोग, कोई गलती है या क्या? अरे कोई गलती है क्या, कमेंट करो, कमेंट करो जवानों। 28 लोग जुड़ चुके हो, धन्यवाद। कोई बात नहीं अमोघ, रवि सचान, जितने लोग देख रहे हो आप सभी का शुक्रिया। देखो फ्रेजेस होती हैं कुछ, ऑन, आउट, इन। जितने भी शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं उसके लिए लिखा करो ऑन टाइम। और जब समय के पहले ही मीनिंग देना हो, बिफोर का मीनिंग देना हो, तो लिखा करो इन टाइम। और जब कभी भी हमें लेट होने का मीनिंग देना हो तो लिखा करो आउट टाइम। ये तीनों फ्रेज याद कर लो आज से, कभी भी दिखे तो इसको दिमाग में बैठा लेना। अब जो शो शुरू होगा ना, प्रोग्राम शुरू होगा, उसका एक शेड्यूल टाइम होगा कि 1 से 3 का शो है, 3 से 4 का शो है, तो उसका एक शेड्यूल टाइम होगा। और शेड्यूल टाइम के लिए क्या लिखोगे, ऑन टाइम। और आपको समय पर, आपका तो कोई शेड्यूल टाइम है नहीं, आप तो समय के पहले पहुंचोगे शो होने के, तो यहाँ लिखोगे इन टाइम। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सही होगा। तो अब हालांकि यहाँ पे ऑन टाइम इन टाइम आया था तो मुझे लगा इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए। हालांकि तरीका यही एक्सप्लेन करने का, तरीका तो ये है कि आज ही एक क्वेश्चन ले और एक क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ऑडियंस भाग जाएगी। देखो भाग गए लोग, 21 लोग बचे हैं। तोमर डिफेंस वाला कोई बात नहीं, आदित्य गौतम, अमोक, रवि सचान, चलिए चलो कोई बात नहीं। अब यहीं से थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जब कर ही दिया है तो समझ लीजिए। पेपर चूंकि आपका इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लगता है कि उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। ईदर या नीदर का इस्तेमाल दो के लिए किया जाता है। ईदर या नीदर का इस्तेमाल दो के लिए किया जाता है। एनी या नन का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। बस ईदर का मतलब कौन देता है, एनी देता है, और नीदर का मतलब कौन देता है, नन देता है। ठीक है, ईदर का मीनिंग एनी दे देगा
और नीदर का मीनिंग नन दे देगा। बस ये दो के लिए आता है, ये दो से ज्यादा के लिए आता है। जैसे मैंने कहा ईदर ऑफ द थ्री बुक्स। अब थ्री बुक्स आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ ईदर नहीं आएगा, यहाँ आएगा एनी। एनडीए 2009 सितंबर वाले शिफ्ट में जाके देख लीजिएगा, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे याद नहीं इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इतनी बातें मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। All the girls students of the college are advised to sit in the girls common room। चलो यहाँ पर कमेंट करो मुझे फटाफट सभी लोग, आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। अभी कुमार यस, मोर देन टू, वेरी नाइस। कमेंट 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 करिए फटाफट से। स्टूडेंट होगा। दोनों में कौन सा सही है, कमेंट करो। कमेंट करिए कमेंट। कमेंट करिए फटाफट से। डिटेल में आप लोग सीख रहे हैं तो कमेंट करना पड़ेगा भाई। देखो जो भी डिटर्मिनर लिखे जाते हैं, हालांकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दो नाउन आए तभी पास टॉपी लगा दिए। मतलब बॉय कार हम नहीं कर सकते इसलिए हमने बॉयज कार कर दिया, मोहन कार नहीं कर सकते इसलिए मोहन कार कर दिया। अब सेंटेंस में आप क्या करते हो, सेंटेंस में आपको बेसिकली यही बात ध्यान रखनी है कि दो नाउन सेंटेंस में आते हैं तो हम लोग ये पास टॉपिक का यूज कर लेते हैं। द बॉयज कार कर दिया, द मोहन्स कार कर दिया, चलो ये भी बात समझ में आ गई हमको। अब दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये कि ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। चक्कर ये कि यहाँ से द हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में जो भी आर्टिकल लिखे जाते हैं वो हालांकि लिखे जाते हैं किसके लिए, लिखे जाते हैं सेंटेंस में अपने इस, उनका इफेक्ट इसी नाउन पर होता है, इफेक्ट उनका इसी नाउन पर होता है। बट मोहन के लिए दा नहीं लिख पाओगे तो ये गलत हो गया। हाँ ये लिख सकते हो मोहन, द कार ऑफ मोहन, ये लिख सकते हो, द कार ऑफ मोहन लिख सकते हो, द मोहन कार नहीं लिख सकते हो। दे आपको बस 15 मिनट लाइव और लेंगे आज, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। रुक जाइए यहीं पे रुकिए। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस में जब कभी ऑल लिखा जाता है या बोथ लिखा जाता है तो इनके बाद द आता है, और जब कभी सेंटेंस में होल लिखा जाता है तो होल के पहले द आता है। ये शायद मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था क्लास में, और देखो आज वहां से क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछ लिया है। ठीक है, आज केवल 20 लोग देख रहे हैं, ये हाल है। आज आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं क्या भाई? चलो अगर आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है तो फिर आज क्लास यहीं तक रखेंगे। चलो।
चलो ठीक है। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। चलो अब इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं भाई साहब। देखो अगर मैं कभी लिखूं सही है, ऑल द बॉयज बिल्कुल सही है। अब समझने की कोशिश करना। द किसके लिए आया है? ड्राइवर के लिए। हालांकि कार नाउन है बट काम किसका कर रही है? एडजेक्टिव का। ऐसे ही जब सेंटेंस में यहां तुम लिख रहे हो कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, अभी जो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स? गर्ल। तो ये कहीं ना कहीं नाउन जो है वो किसका काम कर रहा है? वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव में से नहीं लगता। हालांकि गर्ल जो होता है सेंटेंस में, गर्ल अपने आप में क्या होता है? गर्ल क्या होता है सेंटेंस में? गर्ल जो होता है वो नाउन होता है। अगर हम केवल इतना सेंटेंस लिखते, ये ना लिख रहे होते तो हम लिख देते ऑल द गर्ल्स। ये भी किया जा सकता है, मतलब इसको हटा दो, कर दो ऑल द गर्ल्स, ये भी सही है। लेकिन तब ये सेंस गलत हो जाएगा कि पता नहीं वो स्टूडेंट है कि नहीं है। लेकिन हमें बताना हो कि गर्ल स्टूडेंट ही है, तो फिर एक काम करो, ऑल के अकॉर्डिंग यहाँ यस रहने दो, इसके पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट? गर्ल। जैसे मैंने कहा अ गुड बॉय। व्हाट काइंड ऑफ बॉय? गुड बॉय। तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय? गुड बॉय। ठीक है। तो अब समझने की जरूरत है कि ये जो गुड है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स? गर्ल स्टूडेंट या बॉय स्टूडेंट। तो यहाँ से यस क्या कर लोगे? हटा दो। एक बात हो गई। अब समझने की कोशिश करो। अब इसके पहले ना तो वर्ब है, अब इसके पहले ना तो वर्ब है ना तो प्रीपोजिशन है, तो ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। द कॉलेज जो है इस आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी है? प्लूरल आई। अब समझ में नहीं आता कि यार एडवाइज क्यों आया? बच्चे वर्ब थी एडवाइज। अब एडवाइज और एडवाइस में क्या अंतर होता है? समझने की जरूरत है। एडवाइस एक नाउन है और एडवाइस एक वर्ब है। ऐसे बहुत सारे हैं, इनकी पूरी लिस्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा, जब फुर्सत में होंगे तो आपको पूरी लिस्ट इसकी हम पढ़ा देंगे। ठीक है। चलो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे। अब गर्ल्स कॉमन रूम हो तो सही है भाई, ऑल द गर्ल्स कॉमन रूम बिल्कुल सही है। अब बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो अब समझना मेरी बात को। जैसे मैंने कहा अ टीचर एडवाइजेस हिज स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एडवाइस करने का काम किसने किया? टीचर ने किया। अब अगर इसका पैसिव बनाएंगे तुम क्या लिख देंगे? हिज स्टूडेंट इज एडवाइज्ड बाय अ टीचर, ऐसा कुछ होगा। तो जब यहाँ पे डूअर नहीं दिया जाता, यहाँ पे रिसीवर लिख दिया जाता है, तो उसको पैसिव में लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स जो कॉलेज के थे उन्होंने किसी को एडवाइज नहीं किया, उन कॉलेज के स्टूडेंटों को एडवाइज कर दिया गया, तो वे पैसिव में जाएगा, आर एडवाइज करना पड़ेगा। क्या एडवाइज किया गया? व्हाट एडवाइज? टू सिट। तो टू सिट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। किसका ऑब्जेक्ट बन गया? एडवाइज का। एडवाइज व्हाट? टू सिट वेयर? इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब यहां समझने की जरूरत है। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो मैं ऐसे लिख दूंगा बॉयज रूम। अब रूम की विशेषता बतानी है। मान लो रूम हमारा कॉस्टली है, तो बॉयज कॉस्टली रूम, बॉयज कॉस्टली रूम। ये तो रूम की विशेषता बता रहे हैं ना। हालांकि ये जो पास्ट ऑफ यस लगा है उस नाउन के लिए ही लगा है, समझने की जरूरत ये है। लेकिन अगर सेंटेंस में कहीं हिजिंग साउंड आ जाए, पहले से ही यस लगा आ जाए, तो अब एपास्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, केवल एपास्ट्रॉफी यस नहीं लगाते हैं, केवल एपास्ट्रॉफी लगा देते हैं, बॉयज। अब करेंगे बॉयज रूम। अब मान लो इसके पहले कॉमन लगाना होगा तो लगा देंगे कॉमन। कॉमन किसके लिए आया है? कॉमन आया इस रूम के लिए ही है, बट यहाँ तो एपास्ट्रॉफी ही आएगा ना, यस क्यों लगा रहे हो? इसीलिए यहाँ पे एपास्ट्रॉफी आया, यस नहीं लगा गया। तो गलती यहाँ पे यस की थी, बाकी मैंने यहाँ से आपको एपास्ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। हाँ जी, जय हिंद सुनील कुमार, जय हिंद।
साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चला करिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नोट्स आपको बनाना चाहिए, हर दिन बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, सभी को राम राम। आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।